स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये लाइन कैसे क्रॉस हो गया। तो ये लाइन क्रॉस हुआ, समझिए कि फुल स्केल रशिया इन्वेजन जो हुआ यूक्रेन का, ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 में। काफ़ी टाइम हो चुका है और ये अभी तक जा रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अब रहा बात की पूरी दुनिया जिस टाइम ये हो रहा था, पूरा दुनिया आप देख सकते हैं, सारे न्यूज़ मीडिया देख सकते हैं। उस टाइम में था कि ये निपट जाएगा, मतलब कुछ ही देर का, मतलब टाइम पास चीज़ है, साइड में निपट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पुतिन इसको एकदम सीरियसली भी नहीं ले रहा था। इट्स लाइक इसको डीनाज़िफिकेशन के नाम से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे दिया। बोले कि साइड में एक तो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, निपटा लेते हैं। बट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 2026 में 7वें महीने में 21 तारीख को ये 1600 दिन क्रॉस कर चुका है। और बाय द वे जो इनका मैप है कि कितना एरिया कैप्चर किए थे, वो घट चुका है। जहाँ तक जो इनका पीक था, पीक एक बार बहुत काफ़ी बड़ा एरिया ले लिया था, उसके बाद यू टर्न हुआ। अभी तक दोबारा वो यू टर्न नहीं रिकवर कर पाया और अभी तो क्राइमिया का ही बैंड बज रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये समझिए बहुत सीरियस हो गया, हो चुका है। और रहा बात की, एक होता है कि ठीक है वॉर चल रहा है, लेकिन वॉर का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड वॉर 1 जितना लंबा था, ये उससे ज़्यादा लंबा चल चुका है। 1600 दिन का वो मतलब होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 का दूसरी देखिएगा तो 23% क्रॉस हो चुका है। ऐसा 23 बोल रहा हूँ, 73% क्रॉस हो चुका है। ये चेहरा याद रखा जाएगा जिन्होंने रशिया को डिलीट कर दिया। रहा बात, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि अच्छा उतना आबादी नहीं देखी जाती कभी भी इस तरह का मैथमेटिक्स में। आपका देखा जाता है बर्थ रेट क्या है, क्योंकि डेथ रेट तो था ही, आप उसको बढ़ाओगे वॉर करके, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट कभी भी रशिया का 2.1 से नीचे नहीं था पिछले किसी भी वॉर में। जब तक आप बात करो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, सोवियत यूनियन घटना शुरू हुआ था, सोवियत यूनियन का फॉल यानी कि 1990s में ये नंबर 2.1 से नीचे चला गया। यानी उसके बाद अब वो वापस नहीं आने वाले हैं, यू टर्न नहीं होने वाला। और इतना ज़्यादा ब्लड शेड हो चुका है इस रशिया यूक्रेन वॉर में कि इनका भविष्य अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। वो बर्थ रेट अब मैजिकली एक एक औरत को 8-9 पे आना पड़ेगा तब जाके वो बचा पाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा आप ब्लड लॉस कर रहे हो, वो भी सारे वर्किंग एज मैन को आपने पहले काट कर दिया, जो काबिल थे वो देश छोड़ के भाग गए। तो रहा बात कि ये फेस याद रखा जाएगा दुनिया में। जैसे कि स्टालिन था, स्टालिन खूब प्रोपेगेंडा करता था, को जैसे टपका सब लोग डी स्टालिनिफिकेशन करने लगे। इनके साथ भी वही होगा, जिस दिन ये टपकेगा उस दिन रशिया से इनका नाम हटाना पड़ेगा सबको। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ से यूटर्न नहीं आते हैं। अगर आपका बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहा है, जो कि 1990 से 30 साल होने वाला है, आपने ढंग से उसे रिकवर नहीं कर पाया, वो 2.1 से नीचे ही है, और उस पर आप इतना ब्लड बहा दिए, जो कि कंजर्वेटिव अप्रोच है कि 500,000 यानी कि 5 लाख से ज़्यादा लौंडे को आप ऊपर भेज चुके हैं। कैजुअलिटी की बात ही नहीं कर रहे, कैजुअलिटी तो 2 मिलियन पहुंचने पे है, भेज चुके हैं ऊपर। सर कुछ नहीं बचेगा आपके पास कल, ये हो चुका है। ये है कीमत 1600 दिन का। और नंबर लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझिए कई कई परिवार डिलीट कर दिए हैं आप। तो अब रहा बात कि ये इतना लंबा कैसे चल गया, जबकि डे 1 में सबको था ना कि रशिया सेकंड मोस्ट पावरफुल नेशन है। तो बात है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर था, यानी कि यूक्रेन के पास कुछ नहीं था। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूक्रेन की इन्फेंट्री चिल्लड़ भर थी, एयरफोर्स भगवान भरोसे, नेवी नाम का भी नहीं था। तो वहाँ पे नहीं था तो कैसे हो गया? अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी। इनके पास एक चीज़ ज़रूर था, करप्शन कम था। क्योंकि जो क्राइमिया था, जैसे क्राइमिया लिए आप ऐसा समझिए कि चाइना एक दिन उठता है और बोलता है कि ना हम इंडिया से पूरा ये कश्मीर उड़ा लेंगे। सोचिए अब ये हो जाए। तो ये हुआ यूक्रेनियनों के साथ। और रहा बात, वो बहुत बड़ा बात था, बिच स्लैप था यूक्रेनियन के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर ट्रीटी में साइंड हैं। यानी कि यूके ने और यूएस ने, दोनों न्यूक्लियर पावर ने साइन किया था कि आपकी सिक्योरिटी गारंटी हमारी है, और इसी एवज में वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल दिए थे। काफ़ी लोग उठपटांग चीज़ बोलते कि अच्छा वो उनके पास सिक्योरिटी कोड नहीं था, लॉन्च कोड नहीं था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मटीरियल है न्यूक्लियर मटीरियल, आप आराम से उसे अपना यूज़ कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, नया बना सकते हो। और सारे न्यूक्लियर सिस्टम्स में डे 1 से बनाया जाता है कि उसे आप सर्विस कर सको, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे हाफ लाइफ वाले कंपोनेंट होते हैं, जो मतलब आपको 15 साल में हटाना ही पड़ेगा उसके अंदर से, हाफ लाइफ कम हो जाएगा। तो
बनाया जाता। वो मटेरियल है, फुल्ली मेड वॉरहेड्स था, उसको उन्होंने दिया था सिक्योरिटी गारंटी पे। सिक्योरिटी गारंटी का कोई मतलब नहीं। जब क्राइमिया चला गया तो उनका करप्शन सुधारना शुरू किया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, इस सोवियत का करप्शन हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं जीने देगा। और यूक्रेन बहुत खून बहाया है सोवियत यूनियन में, जिससे ये आप समझ लीजिए, यूक्रेनियन फैमिन आप गूगल कर लीजिएगा, वो समझ जाइए। जैसे हमारा बंगाल फैमिन है इंडिया में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, यूक्रेनियन फैमिन उससे बाद कोल्ड वॉर में आया था, बहुत खून की नदियाँ बहाई हैं उसमें। तो यूक्रेनियंस लोग को पता है कि क्या कीमत होगा अगर पुतिन जैसा आदमी आया, तो इसीलिए वो लड़ रहे हैं। तो ये हो गया, तो वो तो सुधर गया। अब यही बात है कि इन्होंने क्राइमिया जीते और इनका आर्मी यानी कि रशियन आर्मी और करप्ट हो गया कि भैया आप कोई टेंशन नहीं, न्यूक्लियर साइड वाले कुछ नहीं कर रहे, बस बोले हम सैंक्शन करेंगे, हुलुलुलु पे झुलुलुलु करेंगे। तो वो एकदम जो चीज़ इनको करप्शन से सुधारा यूक्रेन को 2014 में, वही चीज़ रशिया को बर्बाद कर दिया करप्शन में 2014 में। एग्जैक्ट सेम इवेंट, बस एक का करप्शन घटना शुरू हुआ, दूसरा का बढ़ना से। इसीलिए आप और हम आज 1600 दिन बाद डिस्कशन कर रहे हैं। वो करप्शन का अंतर था। जो आप लोग देख रहे होंगे कि डे 1 में कि भैया इनका टैंक सब जा रहा है, इतने सारे एसेट भेजे, सब एसेट फंस क्यों गए? सर टायर बेच खाए थे। मजाक भी नहीं कर रहे, टायर एक्चुअली बेच खाएगा था। जो उसके जहाँ जो ढंग का ओरिजिनल टायर था, उस आपको बेचे, चीप चाइनीज़ लगा दिया। और टायर को भी आपको रेगुलेट करना होता है। इंडियन आर्मी से भी पूछ लीजिए, जितने ट्रक्स हैं सबको चलाते रहना, मतलब एक जगह पे आप रख दीजिएगा 1-2 साल तक, वो रबड़ वहाँ से क्रैक करने लगेगा। तो सारा करप्शन जो है उनको बर्बाद कर दिया। तो रहा बात कि यूक्रेन जो है सीखना शुरू किया कि भैया पढ़ाई लिखाई करते हैं अब। तो यूक्रेन पढ़ाई किया है। ये वॉर जो चल रहा था अज़रबैजान में और आर्मीनिया के बीच में बूम बम ब्रीम चल रहा था, ये हुआ है 2020 में। अब यहाँ पे बूम बम ब्रीम आप देख सकते हैं, टर्की इधर है, ईरान नीचे आता है। ये बूम बम ब्रीम में एक चीज़ हो गया, एक के पास बहुत पावर था, दूसरे के पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो बहुत जोर का हडिप्पा मारा। तो यहाँ पे ये जो आप देखते हैं आर्मीनियन एयरफोर्स है, ये पहली बार था कि छोटा देश जिसके पास कहने को कुछ नहीं है, वो बड़े बड़े टैंक्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। ये पहली बार, मतलब कि सस्ता ड्रोन से भी हो सकता है, क्योंकि समझना बहुत है, अमेरिका के पास भी ड्रोन है, लेकिन उनके ड्रोन का दाम ही शुरू होता है $10 मिलियन, $20 मिलियन। और उनको उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उनका फाइटर जेट बहुत महंगा, लेकिन हर देश अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पहली बार हुआ कि जो शाहिद स्टाइल ड्रोन आप सुन रहे हैं, ये उस टाइम में सक्सेसफुल हुआ है 2020 में। नगर यहाँ पे एक जगह पे काफ़ी बूम बम हो रहा था, उस जगह पे एक्चुअली यूज़ होना शुरू हुआ। तो यूक्रेन इसको पूरा पढ़ाई किया अच्छे से, मतलब चैप्टर लेके एक एक चीज़ को स्टडी किया। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड है कि यूक्रेन वर्ल्ड लीडर है ड्रोन वॉरफेयर में। यानी कि अगर ये वॉर ख़त्म होता है जैसा सब लोग को अब दिख रहा है, तो पूरा यूरोप में सबसे पावरफुल यूक्रेन होगा, क्योंकि यूक्रेन इकलौता है जो ड्रोन वॉरफेयर मुंह पे खा के खड़ा रह सकता है कि भैया हम संभाल लेंगे। बाकी सब जैसे आप देख लीजिए कि पूरा सऊदी अरेबिया सब जो है, वहाँ पे ईरान है, बगल में है, वो बार बार शाहिद बनाता है, बार बार फायर करता है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक डिफेंस ढंग से नहीं बनाए हैं। और अमेरिका के पास भी ढंग से डिफेंस नहीं, बढ़िया डिफेंस इंटरसेप्टर है, लेकिन उतने पीस नहीं है जितना चाहिए। यूक्रेन अब तो न्यूज़ में भी नहीं आता कि उनके यहाँ शाहिद आ रहा है, क्योंकि पूरा मल्टी लेयर डिफेंस लाइन बनाया है। सिर्फ ये आईसीबीएम्स जैसे जो मशीन, बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल पार पा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड जिसके पास कुछ नहीं था, बेसिकली एसिमेट्रिक उनका डिलीट होना था, सबका था कि भैया 3-4 दिन में ये निपटने वाले हैं, वहाँ से क्यों बच गए? क्योंकि करप्शन नहीं कम था। और करप्शन ऐसे उल्टा चलते जा रहा था, मतलब जो जो चीज़ रशिया में करप्शन बढ़ा रहा था, वही चीज़ यूक्रेन में घटा रहा था करप्शन। मतलब क्राइमिया का जाना, मतलब एक ठो को सुधार दिया, बिट स्लैप करके दूसरे को फैला दिया, अरे क्या है, कोई भी परमाणु बम जिसके पास है वो भी कुछ करेगा नहीं, तुमको क्या टेंशन है, खाओ अपना समझ के खाओ। जो आप लोग सुने मस्कवा श्रिंक कर दिया नेपच्यून से, वो बैटलशिप था, मतलब ढंग का एक वॉरशिप बनाया गया था। वॉरशिप एक मिसाइल से कभी नहीं गिरता है, तो भैया वो कैसे गए? आग लग गया था। तो बोले आग लगने से शिप चला जाएगा? नहीं, उसमें जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, जो पूरा फायर सप्रेशन सिस्टम है, वो बेच खाए थे, इसलिए नेपच्यून मिसाइल से मारा गया। तो समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा कहानी सिर्फ इस बात पे है कि करप्शन हुआ, करप्शन टाइम दे दिया। वो टाइम में यूक्रेन किया क्या? वो ये वॉर को पढ़े, ये पूरा टैक्टिक्स को पढ़े, और अभी वो बोल रहे भैया इस टैक्टिक्स में तो हम एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि बाकी सब क्लेम करते हैं हम रियल वर्ल्ड डिलीवरी करते हैं। जैसे कि बैलिस्टिक डिफेंस में इसराइल से बेटर कोई क्यों नहीं है, क्यों? वही मुंह पे खाते रहते हैं, हर 5 मिनट पे कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, वो मुंह पे खाते रहते हैं, इसलिए वो संभाल पाते हैं। उनके पास एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा है, यूक्रेन के पास एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा है। मतलब कहाँ कंपेयर कीजिए, रैंकिंग है उनकी टेक्निकली 22 रैंक पे आते हैं, रशिया सेकंड रैंक पे आता है। इतना बड़ा जंप को वो संभाल पा रहे हैं, ये ड्रोन के चलते हो गया।
अब रहा बात जिसको कहते हैं ना स्वॉर्ड एंड शील्ड, अगर आपने ड्रोन बनाया उसका काउंटर मेजर बनेगा, तो काउंटर मेजर जो है दोनों को प्रॉब्लम था। मतलब अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था कि पुराना पुराना बड़ा बड़ा ड्रोन डिज़ाइन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लूट चाहिए, एक ही दो पीस में लूट चाहिएगा। तो हिसाब आ गया छोटा छोटा, लेकिन छोटा ड्रोन अगर यूक्रेन खरीद सकता है, रशिया भी खरीद सकता है। और रशिया और चाइना की दोस्ती थोड़ी अच्छी है, तो वो तो बल्क ऑर्डर कर रहे थे। तो हिसाब हो गया कि दोनों साइड को हो गया कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आता है कि काउंटर सिस्टम आप क्या कीजिएगा। ठीक है, ड्रोन है, ड्रोन आके फोड़ देगा, आपके सोल्जर क्या करें? तो आपके सोल्जर्स को ये सब दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग सिस्टम। यानी कि ये बेसिकली वाईफाई राउटर जैसा सिस्टम है जो बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत हाई नॉइज सिग्नल पीरियोडिकली देता रहता है, और ये सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम करता रहता है, ताकि ड्रोन का सिग्नल जो है खत्म हो जाए। और इस मामले में रशिया के पास प्रीवियस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसी को इन्होंने टर्बो चार्ज कर दिया कि ठीक है, हमारे पास पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटल किट है, उस किट को टर्बो चार्ज की गई है। और बाय द वे, ये आप लोग सोचिए, ये तो बड़े बड़े दिखा रहा हूँ, आता है उनका बैकपैक वाला भी, यानी सोल्जर जो है अपने बैकपैक पे लेके चल रहा है, वो इमिट करते रह रहा है। जहाँ अगर उनको समझ में आया कि ड्रोन है, वो हर समय ऑन नहीं रखता है, क्योंकि अगर उसको ऑन रखेंगे वो बता रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आप ऑन नहीं रहे। जहाँ दिखा कि ड्रोन आ रहा है तब उसको चालू किया जाता है। तो ये वही समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग जो है ये कोर टूल बना है स्टॉप करने का। मतलब इससे पहले ड्रोन का कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये टूल पे तुरंत दोनों साइड, रशिया और यूक्रेन, दबा के पड़ गया। बस यूक्रेन कम करप्शन कर रहा था, मतलब उनके अंदर ये हो रहा था कि सामान का धांधली हो रहा था। हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, रशिया में भी होता है, अमेरिका में भी, हर जगह होता है। यूक्रेन मर रहा था तो उनको समझा कि भैया ये धांधली पे हम लोग नहीं जी पाएंगे, क्योंकि सब लोग पैसा लेकर निकल लेंगे। तो हिसाब बनाया गया, उन्होंने एक पूरा ओपन पोर्टल बनाया, सब चीज़ ट्रेस कर रहे हैं कि किसने प्रोडक्ट बेचा, कितने दाम पे बिडिंग हुई थी, और कितना डिलीवरी हुआ। और डिलीवरी का सोल्जर डाल रहा है फीडबैक कि सर इसमें काम नहीं कर रहा है, यहाँ इतना फेलियर रेट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो क्वालिटी करके, मतलब एकदम ओपन मार्केट बना के उसको सॉल्व करने लगे। तो यूक्रेन के पास जो टूल किट है उसकी यील्ड अच्छा है, रशिया में जो टूल किट है, बोले ना उतना बढ़िया आपने शिप बनाया। सर क्यों डूब गया शिप? आग लग गया। अच्छा सर आग लग गया, बैटल शिप है, बनाया जाता है आग झेलने के लिए, पानी कहाँ था? वो सर वो तो बेच खाए। तो वही रशिया को वही डिले कर पाया। लेकिन ये मामले में मैं कहूँगा रशिया बहुत मेहनत किया कि भैया धड़धड़ा के ये इक्विप करो सारे सिस्टम को। अब रहा बात कि अब दूसरा दिक्कत हो जाता है कि ड्रोन ऑपरेटर के लिए दिक्कत है कि ड्रोन ऑपरेटर जो सिग्नल कम्युनिकेट कर रहा है वो बहुत बड़ा ट्रेस है, बहुत बड़ा ट्रेस है। यानी कि उस ढंग का ये सारे डिवाइस है, वो बता देगा सर वहाँ पे ड्रोन ऑपरेटर है। तो शुरू शुरू में आप लोग देख रहे हो ना, आर्टिलरी से सीधे फायर कर देते थे, बात वही था कि ये सारे मशीन पकड़ लेते कि अरे ड्रोन ऑपरेटर वहाँ बैठा है, फायर कर दो। भले हम फूटेंगे लेकिन आर्टिलरी तब तक वहाँ फायर कर देगा, यानी कि वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे। तो ये मतलब ये होता ना कि आप एरो के पीछे मत भागिए, वो आर्चर को मारिए। तो आर्चर को मारने के लिए वही था कि जो ड्रोन ऑपरेटर है उनका जो सिस्टम है वही सबसे जोर से चिल्ला रहा है रेडियो में, उसको तो ट्रेस कर सकते हैं। और ड्रोन कोई काम का नहीं है, जो सस्ते ड्रोन है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, प्रेडेटर ड्रोन ये सब बात नहीं कर रहा हूँ, जो सस्ते ड्रोन है वो कोई काम का नहीं है जब तक उनका ऑपरेटर का लिंक नहीं है। लिंक कटा, ड्रोन खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ड्रोन फेल सक्सेसफुली तरीके से नहीं होता है, यानी कि मिसाइल जब बनाया जाता है उसमें हमेशा ये सिस्टम रहता है कि किल कर ले वो अपने आप को। कोई भी मिसाइल प्रैक्टिकली अगर अच्छे से बना है कभी भी फेल डेटोनेट नहीं करेगा, यानी कि आपने लॉन्च कर दिया वो कहीं फंस गया ना, वो फटना चाहिए, हर मामले में फटना चाहिए। एयर टू एयर मिसाइल है, फायर किए हैं, उसका रॉकेट खत्म हो गया, नहीं हिट कर पाया, वो खुद ब खुद डेटोनेट करेगा। ये बाय लॉ आप चाहोगे कि आपके वेपन्स में हो। ड्रोन जो शुरू शुरू में यूज़ कर इसमें ये नहीं था, यानी कि ड्रोन को अगर हैक कर दिए और उसका वो गिर के फट गया, ठीक है बल्ले बल्ले, लेकिन गिर के नहीं फटा, अब समस्या बन गया, वो माइन बन गया। यानी कि बहुत सारे जगह में, यूक्रेन में और थोड़ा सा रशिया के अंदर भी ड्रोन्स गिरे हुए हैं, जो आपने जैम कर दिया वो गिर गया, लेकिन वो डेटोनेट नहीं हुआ। यानी कि वहाँ पे एक एक्टिव बूम डिवाइस है जो कभी भी बूम कर सकता है। तो काउंटर मेजर आ गया बहुत, और बहुत सारे सिस्टम लगा के मेहनत किया गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे मतलब तुरंत में सबसे जल्दी वही काम किया। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग फाइबर ऑप्टिक में क्यों कूद गए उतना जल्दी। बात है ये काम करता है एक्चुअली। इस मामले में रशिया जेन्युइनली, मतलब उनके पास पहले से ही अच्छा टूल किट था और वो पड़ गए उसके पीछे कि नहीं भैया इसको टर्बो चार्ज करो। तो काउंटर मेजर आ गया कि भैया आप फाइबर ऑप्टिक में रेंज नहीं है, वो 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं सकते, तो करें क्या। अब यहाँ पे आता है एआई, यहाँ पे खून की नदियाँ बहना शुरू हो गई। तो चीप और ड्रोन जो था, आप बोलेंगे एआई चलाया कैसे जा रहा है मतलब एक ड्रोन में, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ है। चीप ड्रोन जो आप DJI ड्रोन सुन रहे हैं बार बार, उसका पूरा किट मास प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर है वो ड्रोन प्रोसेसर नहीं है, वो स्मार्टफोन का एसओसी पोत रहे हैं। अगर आपको याद होगा पिछले 5 साल से क्या पोता जा रहा है हमारे स्मार्टफोन में, एआई किस चीज़ पे पोता जा रहा है? वीडियो कैमरा, यानी कि वीडियो फीड को प्रोसेस करना, यानी कि ये सब में जो कैमरा दिया जा रहा है उसको प्रोसेस
सेंस करना एसओसी में रियल टाइम करना पॉसिबल है। यहीं पे वो एआई को एमिंग बॉट बना रहे हैं कि, और यहाँ मैं एकदम क्लियर होता है, एआई खुद से सारा चीज़ नहीं कर रहा है, उसको हमेशा एक पर्सन गाइड कर रहा है, बस फाइनल टर्मिनल गाइडेंस एआई कर ले रहा है। तो मोबाइल जो मॉडर्न एसओसी यानी कि 2020 के बाद जितने हार्डवेयर और खासतौर पे 2022 के बाद, उस समय उसी टाइम में आपका चैट जीपीटी का हाइप आया था, धड़धड़ा के सारी कंपनी एसओसी, चाहे आपका क्वालकॉम का लीजिए, चाहे मीडिया टेक का लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए, वो सब लोग धड़धड़ा के बढ़ा दिए सर हमारे में एनपीयू का इतना प्रोसेस है। उसी एनपीयू में एआई आप चला सकते हैं जो बिजली नहीं खाएगा ज़्यादा, क्योंकि आप समझिए ना, मतलब इतनी ड्रोन में आपका कितना वाट का पावर है, तो आपको बिजली भी कम खाना है। तो ऑन बोर्ड एआई जो है, और मैं बार बोलता हूँ एआई हमेशा यूजलेस होगा अगर उससे आप सब चीज़ बनाना चाहते हैं। एआई को कंस्ट्रेंट कीजिए कि भैया तुम सिर्फ एक काम करो, उसमें वो बहुत बेटर होगा। तो इन्होंने वही कहा, टर्मिनल गाइडेंस फेज बनाना है, यानी कि हम सोल्जर पकड़ लिए, जो पायलट है वो मार्क कर देगा कि इसको उड़ाना है, उसके बाद हाथ खड़ा करता है वो, उससे पहले तक एआई बंद ही रहता है कि उसको कोई लेना देना नहीं है। आप मार्क कर दिए, उसके बाद वो जाता है। अब बाय द वे आजकल अब थैंकफुली इनको बहुत एक्सीडेंट के बाद समझ में आया कि ये आर्म नहीं होता है, यानी कि इसमें जो बूम डिवाइस है वो चालू नहीं होगा जब तक ये डिटेक्ट नहीं करता कि हम 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जगह पे आप रखे हैं इतना सारा कबूम। तो ह्यूमन को बेसिकली जो ऑपरेटर है वो मार्क करता है, मार्क करने के बाद फाइनल 100 मीटर जो है वो काम आपका एआई कर लेता है। अब रहा बात कि एआई देख कैसे पा रहा है, मतलब प्रैक्टिकली देखना बहुत मुश्किल है कंप्यूटर विजन के लिए। तो बात है कि वो देख नहीं रहा है, वो बेसिकली चेंज इंजन बनाया गया है, यानी कि जैसे आपका माउस पॉइंटर है वो एक्चुअली एक कैमरा है। तो माउस पॉइंटर को कैसे पता कहाँ देख रहे हैं, वो बस देख रहा है कि चेंज कितना हुआ है, मतलब लेफ्ट टू राइट कितना गया, टॉप टू बॉटम कितना गया, उससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ चेंज देख रहा है। तो एआई को वैसे ही ऑप्टिमाइज ये लोग की, ये नहीं कि पूरा ह्यूमन देखो एकदम, वो सोनी का जो आपका एआई है ऑटो फोकस वाला, वो सब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बंदे ने टैग कर दिया वो पिक्सल को ट्रैक करो, उससे तो कुछ नहीं। और आपको बोलेगा ये तो बहुत साउंड कर रहा है फोकस ट्रैकिंग का। हाँ, मोबाइल एसओसी में फोकस ट्रैकिंग के हार्डवेयर हैं ऑलरेडी, मतलब फिजिकल हार्डवेयर बनाया हुआ है सिलिकॉन में, उसको बस सही एआई उसके आपके एनपीयू में पकाना है, बाकी काम हो जाएगा। और वो ह्यूमन मूवमेंट हाईलाइट कर रहे हैं ये लोग, ये नहीं कर रहे कि ह्यूमन देखो उस पर ना, वो तो वो जो ऑपरेटर है वो कर रहा था, ऑपरेटर देख लिया आपको, ऑपरेटर बोल दिया यहाँ जाओ, और उसके बाद वो मूवमेंट। अच्छा वो कैमोफ्लेज किया, कैमोफ्लेज में आप हिलोगे ना, इंसान हो, हिलोगे तो सांस ले रहे हो ना, हिलोगे तो वो दिख जा रहा है उसको। तो वही है, अब ये हाइडिंग और जैमिंग से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि एक बार आपका ऑपरेटर देख लिया कि इसका है, उस मार्क कर देगा, उसके बाद एआई बोलेगा हम संभाल लेंगे। मार्किंग तक वो नहीं जाता। मैं एकदम क्लियर, अगर जैसा यूक्रेन बोल रहा है, यूक्रेन का कहना है कि ऑपरेटर ही मार्क करते हैं कि भैया ऑपरेटर को दिखना चाहिए, यानी अगर आप ऐसा छिप रहे हैं कि दूसरा इंसान नहीं पकड़ पाएगा, आप बचे रहोगे। लेकिन अगर इंसान देख लिया और उसके बाद बोले अच्छा मैं ये फॉइल लगा लूँगा जो हीट सीखना, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बाय द वे थर्मल में फॉइल बहुत आराम से दिखता है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि एआई एक्चुअली टर्मिनल गाइडेंस कर रहा है, और वो सिर्फ चेंज इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल एसओसी में है। और जो एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क है वो है स्पेशल सॉस यूक्रेन का, वो रशिया के पास नहीं है, रशिया छोड़ दी किसी के पास नहीं है। अब बताते हैं वो उसमें ऐसा क्या है। तो यही बोल रहे थे ब्लड कॉस्ट, यूक्रेन तभी ऐसा बना पाया जब उनके पास एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा था। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, एआई का भी वही रूल है जो कंप्यूटर में था, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। तो काफ़ी बार लोग शुरू में बोल रहे हैं कि अच्छा वो तो अनरियल इंजन में ये बना, उससे उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं होगा। जो कि मतलब जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट चल रहा था यूक्रेन 1:2, यानी कि एक यूक्रेनियन टैंक हो रहे थे तो 2 रशियन टैंक हो रहे थे, वो नहीं सपोर्ट कर पाते। मतलब उसीलिए मीट ग्राइंडर टैक्टिक्स इसीलिए रशिया करते रहा कि अरे वो तो कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे। लेकिन अभी वो चल रहे हैं ऑलमोस्ट 8:1, जो क्लेम आ रहा है बाहर से रिपोर्ट की 8:1 पहुंच गए हैं, यानी कि एक यूक्रेनियन टैंक हो रहा है वो 8 को लेके जा रहा है। इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, वो थोड़े ले जा रहा है, वो बस ड्रोन को फेंक दे रहा है कि भैया जाओ 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 जाओ, और टारगेट 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 टारगेट, और मेरे को उड़ा दिया कोई उसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एआई तो कोई छोड़ेगा तो है नहीं। तो ये वाला डिस्कशन हो गया। अब रहा बात यूक्रेन के पास ऐसा कहाँ से एआई टेक्नोलॉजी आ गई। एआई टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब हार्डवेयर मार्केट में मिलता है, ड्रोन्स मार्केट में मिलते हैं, उसमें बुद्धि जो है उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के लिए चाहिए एक्चुअल वॉर। जो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसराइल का ट्रैकिंग सिस्टम से बेटर आप किसी में नहीं बना सकते बैलिस्टिक सिस्टम, क्योंकि हर कोई उनके मुंह पे मारते रहता है मिसाइल, हर 5 दिन में डालते रहते हैं। तो सेम इनके पास भी इतने सारे ड्रोन इन्होंने ट्रैक किया, और सबका जो ये फुटेज कैप्चर कर रहे थे, अब फुटेज में भी ये डबल पर्पस किए हैं, मतलब फुटेज कैप्चर करो वो ट्रेनिंग में काम आएगा, मतलब एआई की ट्रेनिंग में काम आएगा। दूसरा उनका है कि वो उसके हिसाब से पॉइंट्स अवार्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप ये टैंक उड़ा दिए उसका फुटेज दिखा रहे हो तो आपको इतना पॉइंट्स, मतलब आपके बटालियन को इतना पॉइंट्स देंगे। वो पूरा इकोसिस्टम बनाए हुए हैं, ऑलमोस्ट गेमिफाई कर दिए हैं। मतलब ऐसा क्यों, रहा बात की
रिवॉर्ड करना चाहते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ना हो, इसलिए वो करते कि अगर आप जिंदा कैप्चर करोगे तो 120 पॉइंट मिलेगा। बोल रहे करप्शन वो बहुत कम कर दी है। अभी भी आप देखेंगे, अरे इसको फायर कर दिया, उसको फायर कर दिया, वही है करप्शन, वो बहुत कम करते जा रहे हैं। अगर वो जीते ये वॉर, जो कि ऑलमोस्ट बिना न्यूक्स के रशिया के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बहुत अच्छा चांस है कि बहुत भयानक सुपर पावर के तौर पर निकलेंगे, क्योंकि मुंह पे पंच खा के ये खड़े हो गए। तो वही ये जो फुटेज जो जितना कलेक्ट किया, पहला तो इनका एक साइड यूज़ भी हो गया, दूसरा जो उतना वीडियो कौन स्टोर करेगा, उतना सारा सर्वर क्यों भरेंगे आप। वो बोले वो जा रहा है ट्रेनिंग में करने, और वो देश से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। समझदार है, समझदार है, वो नहीं निकाल रहे हैं। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भैया रशिया बिल्डिंग विल्डिंग पे क्या मार रहा, रशिया क्यों नहीं उड़ा पा रहा है इनका, मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज बन रही हैं। बात है कि CIA एंड SA, जितने भी ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बताता है रशिया को, सॉरी यूक्रेन को, कि कहाँ कहाँ पे ये है रशिया का। तो रशिया यूक्रेन पूछ रहा है कि भैया आप कैसे बता रहे हो कि यहाँ पे मिसाइल का पार्ट्स बन रहा है। अच्छा ऐसे ट्रक आता है, ऐसे ट्रक्स निकलता है, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं। वो चीज़ वो सीख लिया कि ठीक है, अगर आप स्पाई कर रहे हो सैटेलाइट से, तो क्या देखने पे आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ मिसाइल बनाया जा रहा है, तो हम आके इसको फोड़ेंगे। ये लोग देख लिए, सर हमारे ड्रोन सेंट्रलाइज प्लांट में नहीं बनाए जाएंगे, ये 4 से 5 मिलियन ड्रोन बनाना चाह रहे हैं सालाना, तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज प्लांट बनाएंगे, फेल हो जाएंगे। इफिशिएंट होगा लेकिन एक बूम काम खत्म, डिसेंट्रलाइज कर दो। और हर वो चीज़ जो CIA देख के बता रहा है कि रशिया यहाँ पे कर रहा है, वो सारे चीज़ से ये काउंटर कर दे रहा है। इसीलिए रशिया ठीक से इनको नहीं मार पा रहा है। कि भैया आप सोचोगे ना कि भैया रशिया के पास इतने सारे अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो क्यों नहीं उड़ा दे रहे हो इनके ड्रोन फैक्ट्रीज को। ड्रोन फैक्ट्रीज दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। पहली बात, रशिया के पास उतना स्पेस सैटेलाइट नहीं है। दूसरी बात, वो सीख लिए हैं कि सैटेलाइट से चिपते कैसे हैं। और टू बी फेयर, पुतिन नहीं कर रहा है, ये सब करप्ट लोग कर रहे हैं। उनका करप्शन अगर कम होता तो वो सीख चुके होते हैं, नहीं है कम। तो ये समझ लीजिए कि ये फाइनल जो एक्चुअल फुटेज है, रियल वॉर रियल फुटेज है, वो सिखा दी। कितना फुटेज का बात हो रहा है, यहाँ पे खौफनाक बात आता है। अगर उसको पूरा सिक्वेंशली पे करेंगे, 228 साल कंटिन्यूस वीडियो है एक्चुअल वॉर का, सिर्फ ड्रोन का जो ये काम कर रहा है। ये खतरनाक बात है। मतलब कि एक्चुअल जो रशियन लोग, अगेन रशियन लोगों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पुतिन से है। लेकिन उनके खून से AI को ट्रेन किया जा रहा है। और AI इसीलिए बोल रहा है कि AI से कैमोफ्लॉज क्यों नहीं काम कर रहा है, जो कि बाय द वे पुराने मिसाइल्स में कैमोफ्लॉज काम करता था। जो आप देखते हैं फाइटर, पुराने बॉम्बर सब देखेंगे, बड़ा यूनिक तरीके से पेंट किया रहता है। बात वही देखो, मिसाइल ऊपर से आएगा, नहीं पकड़ पाएगा ठीक से, मतलब ऑप्टिकली अगर यूज़ कर रहा है तो। स्टिंगर मिसाइल है, ये सब बहुत सारे मिसाइल में बहुत सारा ये ट्रैकिंग रहता है। ये AI क्यों नहीं फुल हो रहा है, रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग है, रियल वर्ल्ड। और वहाँ बात रियल वर्ल्ड किस कैमरे से, शिटी कैमरा से। 480p का वीडियो है, फुल HD भी नहीं है, बहुत अच्छा वो नहीं, एनालॉग वीडियो है। तो उसके लिए डेटा चाहिए, ओरिजिनल डेटा। अगर आप 200 साल का देते हो, वही ओरिजिनल, फेक नहीं, अनरियल इंजन नहीं, ओरिजिनल, कि भैया ये बंदा बच गया, ये बंदा नहीं है, उसको मार्क कर करके वहाँ पे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो AI को पता है कि आप हिलते कैसे हो, मतलब फिजिकली वो ये देख रहा है कि पिक्सल कैसे मूव हो रहा है, वो पकड़ ले रहा है। और ये जब तक आपके पास ये कोर वीडियो नहीं है, आप इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अभी तो नहीं, अभी AI और हार्डवेयर उतना स्मार्ट नहीं कि पूरा एक बंदे का बुद्धि रखा हुआ है ड्रोन में, वो अभी वहाँ नहीं है। महंगे ड्रोन में बड़ा AI चिप डाल के वो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ताइवान अभी कर पाएगा। और वो अभी उतना रेडी नहीं है कि AI उतना रिलायबल हो जाए कि सर अगर इंसान देख सकता है तो वो AI भी कर लेगा, अभी उतना नहीं है। तो अभी लिमिटेड में कैसे करना है, ट्रेनिंग करके करना है। ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, फुटेज चाहिए, 200 साल का फुटेज है। ये सबसे खौफनाक बात है, जो मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों को आपने ऊपर भेजा, उनका खून से क्या बनाया, स्काईनेट बनाया। ये खतरनाक बात है। और जो अभी क्लेम है, यूक्रेन बार ओपनली बोल रहा है कि AI है हमारे सिस्टम्स में, और जो बड़ा ड्रोन जा रहा है उसमें ऑब्वियसली AI, क्योंकि वहाँ तो पूरा भयानक ये कर रहे हैं, EM जैमिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिना AI के तो वो जा ही नहीं पाएगा। ये बात एकदम सही है। लेकिन वो अभी है, अभी आप कह रहे हो कि ह्यूमन मार्क कर रहा है। कितना वॉर है, मतलब 2020 में ड्रोन स्टार्ट हुआ, 2022 के वॉर में ड्रोन वॉरफेयर नॉर्मल हो गया। AI आपने अभी डालना शुरू कर दिया 2025 से, वो 2025 में हमें पता चला, क्या पता आप पहले ही से डाल रहे हो। कितना दिन बाद है कि इसको बोलेगा कि भैया AI से करो ना, काहे फालतू का इंसान रख रहे हो उसमें। जो कि क्लेम है कि अभी जो अमेरिका और इराक वॉर हो रहा है, सॉरी ईरान वॉर हो रहा है, उसमें फिल्टरिंग का काम AI कर रहा है। जो आप लोग से पैलेंटियर है और बहुत सारी AI कंपनीज़ हैं जिसको US गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेपर वॉरफेयर। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बिना AI के आप एक देश पे नज़र नहीं रख सकते। सारा फुटेज है आपके पास, लेकिन आप नज़र नहीं रख सकते ना। मतलब आप क्या बोलिए, एक बंदे को भी तो 1 स्क्वायर किलोमीटर उसमें कितने गाड़ी चल रहे होंगे, कितने लोग इधर से उधर जा रहे होंगे, वो उतना डेटा क्रंच कर पाना पॉसिबल नहीं है। AI कर सकता है, लेकिन उसका पेनल्टी है, गलत भी हो सकता है।
आपका मिसाइल यहाँ जाना था, उसने मतलब आपको लगा यहाँ पे है, पता चला आपने स्कूल को फोड़ दिया बेमतलब का। तो बात वही समझिए कि ये एआई आपने डाल दिया, ठीक है। एआई अभी आप बोल रहे हो टर्मिनल गाइडेंस पे, मैं कितना दूर हूँ जहाँ पे ऐसे, जैसे इसमें था आपका कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्रेनेड का था कि ऐसे फेंको, वो ग्रेनेड खुद ब खुद टारगेट करके मार देगा। कितना दूर है हम लोग उससे। मतलब ये अभी की वॉर है, यानी कि 2026 में जो वॉर हो रहा है इसमें एआई यूज हो रहा है। 2030 में क्या होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये ब्लड कॉस्ट थोड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि एक्चुअल ब्लड अब ये लगने लगा है एआई में। एक बड़े देश भी लग रहे हैं, एक छोटा देश भी लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ किसी दिन ये स्काईनेट आ जाएगा मुंह खोल के हडिप्पा। सो दिस इज डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि एक्चुअल खून का ट्रेनिंग कैसे आ रहा है एआई में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दीजिए, एंजॉय किए तो हाइप कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने एवरीथिंग का जन मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।